हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मामित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। देखिए, पहले हमें ये जानना होगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है और फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए, जनरली कॉग्निजेबल ऑफेंस उस ऑफेंस को माना जाता है जो ग्रीवियस नेचर के होते हैं, यानी कि गंभीर प्रकृति के होते हैं। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो लेस ग्रीवियस नेचर के होते हैं, यानी कि कम गंभीर होते हैं। लेकिन हमें ये जानना हो कि कोई स्पेसिफिक ऑफेंस ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, तो इसे कैसे जानें। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस मेंशन किए गए हैं उसके बारे में सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में यदि आप देखें तो उसके 4th कॉलम में आपको स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि आईपीसी का कौन सा जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। यानी कि यहाँ पर आईपीसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पर कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में स्पेसिफिकली ये देखने को मिल जाता है कि आईपीसी में मेंशन किया गया कोई स्पेसिफिक ऑफेंस संज्ञेय या असंज्ञेय कौन सा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि यदि कोई ऑफेंस जो आईपीसी में मेंशन नहीं है बल्कि किसी और पेनल लॉ में मेंशन किया गया है, तो हमें ये कैसे पता चले कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो जनरली उस ही स्पेशल एक्ट में उस ऑफेंस के बारे में ये मेंशन होगा कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो स्पेशल लॉ उस ऑफेंस के बारे में ये नहीं बताता कि ये ऑफेंस कैसा है। तो ऐसे में सीआरपीसी में ही शेड्यूल में हमें ये देखने को मिलता है कि यदि वो ऑफेंस जिसमें डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 3 साल तक का जिसमें इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है वो कॉग्निजेबल नेचर का माना जाएगा, और जिस ऑफेंस में 3 साल से कम का इम्प्रिजनमेंट है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। अब हमें ये देखना है कि यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो जाता है तो इसमें क्या एफआईआर लॉज होगी। तो सेक्शन 154 सीआरपीसी हमें यही कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में जनरली एफआईआर लॉज होती है। लेकिन किसी वजह से ऐसा हो कि आपकी एफआईआर लॉज नहीं हो रही है तो 154 क्लॉज 3 में आपको ये राइट मिलता है कि आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बाय रजिस्टर्ड पोस्ट अपनी शिकायत दे सकते हैं, और तब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या तो उस मामले में खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे या फिर वो अपने सबऑर्डिनेट किसी पुलिस ऑफिसर को उस मामले में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि यदि 154 क्लॉज 3 में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी इस मामले को कंसिडर नहीं किया तो क्या होगा, तो क्या विकल्प रहेगा। तो इसके बारे में सीआरपीसी का सेक्शन 156 क्लॉज 3 हमें ये कहता है कि आप ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं जो कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथोराइज्ड हैं, यानी कि कोई ऐसे मजिस्ट्रेट जिसे सेक्शन 190 क्लॉज 1 में कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथोराइज किया गया है, और जनरली वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं। तो आप वहाँ पर भी उन मजिस्ट्रेट के पास जाके इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर का डायरेक्शन ले सकते हैं, यानी कि आप ये एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि आप पुलिस ऑफिसर को उस मामले में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दीजिए। लेकिन क्या इसमें एक क्वेश्चन हमारा ये निकल के आता है कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या यदि हम एफआईआर लॉज नहीं कराना चाहते, या ऐसा हो कि हमें 154 क्लॉज 1 में एफआईआर लॉज नहीं होती है और 154 क्लॉज 3 में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन का कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो क्या होगा। तो क्या अब हम कॉग्निजेबल मैटर्स में कंप्लेन कर सकते हैं। तो यस, आपके पास ये विकल्प भी है कि आप यदि आपकी एफआईआर लॉज नहीं होती या आपको 154 क्लॉज 3 या 156 क्लॉज 3 में कोई रिलीफ नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट कंप्लेन भी कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास जाकर। तो जनरली इसमें ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप एफआईआर ही लॉज करें, आप डायरेक्ट भी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप कंप्लेन भी करा सकते हैं। लेकिन वाइस वर्सा यदि मैं बात करूं कि यदि वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, यानी कि लेस ग्रीवियस ऑफेंस होता, तो क्या उसमें एफआईआर लॉस की जा सकती थी। तो इस बात को आप जान लीजिएगा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई भी एफआईआर लॉस नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है प्राइमा फेसी कि वो मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस है और एफआईआर लॉज हो जाती है। एफआईआर लॉज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में ये पाते हैं कि ये ऑफेंस तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नेचर का था। तो ऐसे में सेक्शन 2D सीआरपीसी का एक्सप्लेनेशन हमें ये कहता है कि वहां पर अब उन
पुलिस ऑफिसर यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने जो रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट प्रेजेंट की, उसे हम कंप्लेंट की तरह कंसीडर करेंगे और ऐसा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कंप्लेनेंट माना जाएगा। तो जनरल रूल हमारा यही है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर लॉज नहीं होगी, उसमें केवल कंप्लेंट ही की जाएगी। और कंप्लेंट के बारे में जो प्रोसीजर बताया है वो सेक्शन 200 में बताया है, यानी कि जो कंप्लेंट होगी वो ऐसे मजिस्ट्रेट के पास होगी जो सेक्शन 190 क्लॉज 1 में कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथोराइज्ड है। और जनरली बस इसमें जो बेसिक डिफरेंस आप देखें कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जनरली इसमें एफआईआर लॉज होती है और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें केवल कंप्लेंट ही होती है। और आप सब ये जानते होंगे कि जो एफआईआर होती है वो पुलिस स्टेशन में की जाती है और जो कंप्लेंट होती है वो मजिस्ट्रेट के पास होती है। और जैसा आप जानते हैं कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो ग्रीवियस नेचर के ऑफेंस होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लेस ग्रीवियस नेचर के होते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों के बीच में ये देखने को मिलता है कि यदि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर और विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर होती है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जनरली पुलिस ऑफिसर को विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर नहीं होती। लेकिन सीआरपीसी में कुछ एक्सेप्शनल केसेस दिए हुए हैं, जैसे सेक्शन 42 में, कि जिनमें कुछ कंडीशंस में जो पुलिस ऑफिसर है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट जो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में था वो क्लियर होगा और आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।